Good morning, my dear student. Today we will read your class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. My dear student, if you have remember my previous class, where I have discussed about the condition of Japan, where we read that the political system that has changed and the modernization, the economical development and aggressive nationalism. My dear student, these all topics we have discussed in our previous class. Today we will discuss your next topic, the overcoming modernity. Overcoming modernity. This topic, and we will also read the next topic of this chapter, after defeat, re-emerging as a global economic power. After defeat, re-emerging as a global economic power. Both topic belongs to Japan. My dear student, we will read today, we will try to understand two topics, the overcoming modernity and after defeat, re-emerging as a global economic power. Japan, as you know, that we have discussed this topic in my previous video, and we have also discussed the Second World War and what happened. There is no need to re-explain about the World War II, dear student, but it is very strange matter with Japan that very soon, I mean to say very little bit time, Japan changed their whole situation after Second World War. Japan re-emerged and became as a global economic power. We will discuss all the points in the second topic. But first, we have to talk the overcoming modernity. Dear student, overcoming modernity, it means the actual meaning of overcoming modernity, it means आधुनिकता पे विजय, मॉडर्निटी पे विजय. कैसे? जब सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 to 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने कॉलोनी को बढ़ाने के लिए लड़ाइयां छिड़ी, युद्ध लड़ी, तो ये लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई. आई मीन टू से दैट we have read the previous topic, the aggressive nationalism, where we have seen that the army of Japan day by day that became the more powerful, and the central authority of Japan want to conquer the new countries. Japan want to expand their colonies in the out of their native lands. बाहर के देशों में, अब्रॉड के देशों में वो अपनी कॉलोनी को बसाना चाहता था. और इन दैट प्रोसेस व्हेन ही इन्वॉल्व, he tried to conquer that the Chinese regions and the Russian also. But that's result, Japan what? जाने अनजाने द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ खिंच गया. द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो ये महत्वाकांक्षा थी अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को खींच लाई. इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई. असहमति प्रकट करने वाले, अनसेटिस्फैक्ट जो लोग थे,
उन लोगों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप उनके अगेंस्ट लिए गए, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। जो पैट्रियाटिक लोग थे, पैट्रियाटिक लोगों की जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थे, जो युद्ध का समर्थन करती थी, उन लोगों को हमेशा एडमायर्ड किया गया। इनमें जो पैट्रियाटिक ग्रुप्स थे, इनमें एक ग्रुप था महिलाओं का ग्रुप। महिलाओं के कई सारे संगठन थे जो जापान के पैट्रियाटिक फेथ और बिलीफ को डे बाय डे इंक्रीज करने में मदद कर रहे थे। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध को समर्थन करती थी। उनमें से महिलाओं के कई संगठन 1943 में, 1943 के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा क्या हुआ, डिबेट हुआ, डिलेमा, दैट एक बड़ा डिबेट हुआ, एक काउंसिल बुलाई गई, एक संगोष्ठी हुई और उसमें था आधुनिकता पर विजय, ओवरकमिंग द मॉडर्निटी। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी कि आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। हमें आधुनिक बने रहने के साथ साथ हमें वेस्टर्न और वेस्टर्नाइजेशन दोनों पे किस तरीके से विजय पाई जाए, इस पे चर्चा के लिए वहां पे एक संगोष्ठी हुई, एक बैठक हुई और टॉपिक उसका था ओवरकमिंग मॉडर्निटी, आधुनिकता पर विजय। ये पूरा चीज जापान को मजबूत करने के लिए हो रहा था। जापान के एक म्यूजिशियन थे मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को केवल एक ऐन्द्रिक उत्पीड़न, आई मीन टू से दैट, कि जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, केवल उनके एक्साइटमेंट के लिए ही नहीं यूज किया जाए। केवल ऐन्द्रिक उत्पीड़न, उद्दीपन की कला, जो ऐन्द्रिक उद्दीपन, आई मीन टू से दैट, कि जो बॉडी पार्ट्स को एक्साइट करती है म्यूजिक, इस जो म्यूजिक है उसके आधार पे क्या करें, इस कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उन्होंने इसको स्थापित कैसे कराया जाए, इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग दैट कि ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स, इट वाज ओनली यूज्ड फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, आई मीन टू से दैट दे टेकिंग एज ए वेरी different ways, but the musician, their name was मोइरी साबुरो, ही क्वेश्चन कि क्या संगीत ऐन्द्रिक उद्दीपन के लिए ही है, और उन्होंने प्रयास किया कि संगीत को आत्मा से कैसे जोड़ा जाए। जैसे आत्मा मतलब ह्यूमन सोल के रूप में, आत्मा की कला के रूप में इसको किस तरीके से एक बार फिर स्थापित किया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे। उनके कहने का सेंस ये नहीं था कि अकॉर्डिंग टू मोरोई साबुरो, दैट आई एम नॉट डिनाइड द वेस्टर्न म्यूजिक एंड म्यूजिक ऑर्गन, आई एम टेलिंग दैट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट आवर नेटिव म्यूजिक, हमारी जो लोक संगीत है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्य यंत्रों पर बजाया या दोहराया जाए और आगे ले जा सके। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मोराई साबुरो दैट वी हैव टू यूज द वेस्टर्न ऑर्गन्स, आई मीन टू से दैट द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू सिंग आवर नेटिव सॉन्ग। हमें अपने जो मूल गाने हैं, मूल संगीत है, उसको गाने के लिए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जहां जापानी संगीत पश्चिमी वाद्य में बजाए जाएंगे और दोहराए जाएंगे तो इसका विकास तेजी से होगा। एक फिलासफर थे निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिम धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। आधुनिक दर्शन शास्त्री जो निशिजिन केजी थे, उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न है, मॉडर्न सोच को उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक जो डेवलपमेंट है, जो मॉडर्निटी है, उनको 3 पार्टों में पश्चिम धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास, 3 रूपों में उन्होंने मॉडर्न
मॉडर्निटी के अर्थ को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जापान को नैतिक ऊर्जा इट मीन्स द मोरल एनर्जी, जापान को मोरल एनर्जी कैसे मिलेगी? यह सब जो मोरल एनर्जी है ये जर्मन दार्शनिक रांके के द्वारा एडॉप्ट किया गया था, लाया गया था पहली बार। ये जो मोरल एनर्जी की बात की, जापान की नैतिक ऊर्जा के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे एक उपनिवेश बनने से जापान को बचाया जा सकता है जब जापान के अंदर ये मोरल एनर्जी आ जाएगी। जापान का फर्ज बनता है कि एक नए विश्व पद्धति, एक नई विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का काम करे। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है, एक नए विज्ञान और धर्म को नए तरीके से व्याख्यायित करने की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को एक दूसरे से जोड़ सके। आई एम टेलिंग दैट द overcoming of the modernity, according to the Morai Soburo, he was the great magician of Japan. According to them, yes, we have to follow the modernity, but it has never been that we have to forget the native culture or traditional culture. We should adapt the Western instruments which is used in music, but we should never forget our native song. हमें अपने संगीत को नहीं छोड़ना चाहिए. And other the philosophers, the Nistin Keji, he derived the word the modern शब्द को उन्होंने एक नए तरीके से बताने का प्रयास किया. Nistin Keji defined the modern as the unity of the streams of the Western thought, the Renaissance, the Protestant Reformation, and the rise of the natural science. He argued that Japan's moral energy had helped to escape the colonialism, and it was the duty of the establish a new world order, a greater East Asia. For this, a new vision that would the integrated science and the religion was necessary. My dear student, in the whole topic, if you will summarize, then on the basis of that we can say that कि जो जापान के लोग थे वो लोग अब ये समझना चाह रहे थे कि जो बदलाव हो रहा है उसमें हमारे ऊपर ये आधुनिकता हावी ना होने पाए। हम इन मॉडर्निटी को किसी भी तरीके से अपने ट्रेडिशंस पे, अपने कल्चर पे, अपने प्रैक्टिसेस पे हावी ना होने दें। कई सारे लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुए थे, कई सारे लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को डिनाइड किया था। दीज टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। आई थिंक यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट। कहता है स्टेट सेंटर्ड द नेशनलिज्म फाउंड full expressions in the 1930s and 1940s. As Japan launched was to extend its empire in China and other part of Asia. A war that merged into the Second World War after Japan attacked the USA at Pearl Harbor. This period saw the greater control on society, the repression and the imprisonment of the descendants, as well as the formation to patriotic societies, many of them women's organizations to support the war, and influence the symposium of the overcoming the modernity in 1943 debated and the dilemma facing Japan of how to combat the West while being modern. And then after, the musician, the Moroi Saburo, posed the questions of how to rescue the music from the art of the sensory institute, the sentimental. I mean to say sensory stimulations, and the restore it to an art of the spirits.
He was merely the rewriting of the playing Japanese music on the Western instruments. What I am telling that कि मोइरी साबुरो ये बात कहना चाह रहे थे कि हमें संगीत का अर्थ, संगीत का यूज केवल अपने इंद्रियों के उद्दीपन के लिए, इंद्रियों को भड़काने के लिए, झूमने और नाचने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उस संगीत को कब आत्मा की कला के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, एक बार स्थापित करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ साबुरो मोइरी ने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया, जापानीज आर्ट, जापानीज म्यूजिक को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया। ठीक इसी तरीके से हमने बात की फिलासफर की, तो फिलासफर द निशितिन केजी, they defined the word modern as the unity of three streams of Western thoughts: the Renaissance, the Protestant Reformation, and the rise of the natural sciences. On the basis of that, he wanted कि किस तरीके से जापान का विकास हो। Second topic, after depicted the re-emerging as a global economic power. I think you can easily understand the Second World War in that situation. I mean to say that in the Second World War, after the Japan attacked the USA at Pearl Harbor, USA taken the very brutal step against Japan. The atom bombarding by the USA on the imminent city of the Japan, Nagasaki and Hiroshima. That was the industrial center of the Japan that has destroyed Japan, that was broken. That was a very miserable condition in 1945, which was faced by Japan. जापान के द्वारा ये सबसे बड़ी समस्या झेली गई. That's result, जापान पूरी तरीके से टूट गया. But we have seen, we should admire the Japanese that even if that they had faced the major casualty, but they re-emerge himself. They re-emerging as a global economic power during very little bit time. Japanese attempt to carve out the colonial empire ended with its defeat by the Allies forces. It has been argued that the nuclear bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki to shorten the war. But other things, immense destructions and suffering it caused were unnecessary under the US-led occupations 1945-47. Japan was the demilitarized and the new constitutions introduced. This had Article 9, the so-called no war clause that renounces the use, the use of war as instruments of the state policy. Agrarian reformers, the re-establishment of the trade unions, and attempt to dismantle the Jaibetsu, or the large monopoly house that dominated the Japanese economy, were also carried out. The political parties were revived, and the first post of the elections held in 1946, where women voted for the first time in Japan election. My dear student, it is the very strange matter that Japan, that he was the developed country during 19th century, but Japanese women, they not enjoyed the voting rights before 1946. 1946, that was a time when first time Japanese women voted for voted for first time in their general election. The rapid rebuilding of the Japanese economy after the sheltering defeated was called the post-war miracle.
But it was more than that. It was firmly rooted in its long history. The constitutions was the democratized only now, but the Japanese had a historic traditions as a popular struggle and the intellectuals engagement with how to the broaden political participations. The social choices of the pre-war year was strengthened, allowing for the class working of the government, bureaucracy, and industry. US support as well as the demand created by the Korean and the Vietnam's war also helped the Japanese economy. The 1964 Olympics held in Tokyo marked a symbolic coming of age in much the same way the network of high speed the Shinkansen of the bullet trains started in 1964, which ran at 200 miles per hour. Now it's 300 miles per hour, have come to represented the ability of the Japanese in the use advanced technology to produce better and cheaper goods. We had seen during that time, and now that time we also observing the condition of Japan. Suppose during 1964 Indian condition that was not so good. Even we become free in 1947. But our development that is not similarly to Japan. In 1964, first time the Shinkansen, that was the bullet train, was started. Their speed during that time was 200 miles per hour. Now 300 miles. But in India, the train speed is the mostly 100 किलोमीटर पर आवर. आई एम टेलिंग, मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ. 60 to 1800, 16 to 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड भारत में रेलों की थी, जब जापान में 1964 में बुलेट ट्रेन चल चुकी थी. The 1916 saw the growth of the civil society movements as the industrialization had been pushed with the utter disgrace to its effect on health and environment. The cadmium poisoning, which led to the painful disease, was an early the indicators, followed by the mercury pollution in Minamata in 1916 and the problem caused by the pollution in the early 1917. The grassroots pressures groups began to demand the recognitions of these problems as well as the compensation for the victims. Government action and new legal regulations helped to improve conditions from the mid 1918. There has been an increasing decline in the interest in the environmental issues as Japan enacted some of the strict the environmental controls in the world. Today, as a developed country, it faces the challenges of using the political and the technological the capability to maintain its position as a leading world power. My dear student, it is a very strange matter with Japan that Japan uses the technology. On the basis of technology, he developed himself. He re-emerging as a global economic power with the help of their patriotic feelings, with the help of their sentiments for their nations. Japan changed himself their conditions. धीरे धीरे जापान का विकास हुआ. जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें
किस तरीके से बढ़ी। जापान एक कॉलोनियल साम्राज्य की कोशिश, संयुक्त बलों की जब हार हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ एलायंस कंट्रियों की हार हुई, जापान भी हारा। यूएस ने उसके दो महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बार्डिंग की। ये वो शहर थे जो जापान की अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र बिंदु थे। दोनों नष्ट हो गए। लेकिन अन्य जो लोग हैं, जापान की क्या अर्थव्यवस्था इस बमबार्डिंग से, परमाणु बम से क्या नष्ट हो गई? शायद नहीं। जापान फिर एक बार रीइमर्ज किया अपने को। कुछ लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पे जो विध्वंस और दुख दर्द का जो तांडव जापान में हुआ, वो पूरी तरीके से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 टू 47 के दौरान जापान का डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया था और एक नया संविधान भी लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9, इसका मतलब था अनुच्छेद 9, इट इज क्लियरली एक्सप्लेन दैट व्हाट द आर्टिकल 9, द सो कॉल्ड नो वर्क लॉज। आर्टिकल 9 जो कह रहा था कि युद्ध न करने का वाक्यांश था, के अनुसार युद्ध राष्ट्रीय नीति का साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जापान के द्वारा। कृषि में सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन, जापानी अर्थव्यवस्था में जायबित्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने का भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को एक बार पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद, युद्ध के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए और यह पहला चुनाव था जिसमें महिलाओं ने वोटिंग राइट्स का यूज किया अपने लिए। अपनी इस बड़ी हार के बाद, इस भयंकर हार के बाद जापान अर्थव्यवस्था में जिस तेजी से डेवलप हुआ, अपना रीइमर्जिंग किया, पुनर्निर्माण किया, वो निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक स्टेप्स है। इसे इतिहास में एक नए नाम से जाना जाता है। इट वॉज कॉल्ड द पोस्ट वॉर मिरेकल। ये युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में, विश्व इतिहास के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह चमत्कार कहीं से अधिक था, यह चमत्कार से भी कहीं ज्यादा था। इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस को औपचारिक स्तर पर गणतंत्र के रूप में समय दिया गया। लेकिन जापान में जो जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ने के बाद जो बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही, इस परंपरा ने जापान को मजबूत स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापान के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, जापान के लोगों के अंदर अपने देश को एक सशक्त और ताकतवर राष्ट्र बनाने की जो भावना, इस भावना ने, इस इमोशंस ने, इस फीलिंग्स ने जापान को रीइमर्जिंग में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के नीचे सुदृढ़ किया गया। इसके चलते गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और इंडस्ट्री के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम की जंग ने जापानी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिली। आई मीन टू से दैट द कंडीशंस that was in favor of the Japan, the Korean War, the Vietnam Wars, that helps to re-emerge the Japanese economy. The constitution was the democratic only now, but the Japanese had a historic traditions of the popular struggles and the intellectuals emergent engagement with how to the broaden political participations. These are all happened in Japan. अब जापान इसीलिए विकास कर रहा था। Till 1964 जापान ऑर्गेनाइज्ड द ओलंपिक। 1964 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो जापानी मजबूत अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करता है, दिखाता है। 1964 का जो ये टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक के रूप में सामने आए, मैच्योरिटी को शो कर रहा था। इसी तरह तेज गति से चलने वाले जापान के बुलेट ट्रेन शिंकानसेन, जिसकी गति 200 मील पर
घंटे थी, प्रति घंटे 200 मील की रफ्तार से दौड़ती थी। वर्तमान समय 300 मील प्रति घंटे, 300 माइल्स हो चुकी है। यह भी जापानियों की जो सक्षमता है उसको दर्शाती है। ये नई प्रौद्योगिकियों के जरिए बेहतर सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। जापान ने इस पर काफी काम किया। 1960 तक आते आते जो I mean to say that the 1916 saw the growth of the civil society movements as the industrializations had been pushed with the utter disgrace of its effect on health and environment. 1960 की डिकेड्स तक आते आते नागरिक समाज में आंदोलनों का विकास हुआ। बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, जिसे लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया, जिसका लोगों ने विरोध किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा था। मिनीमाटा की खाड़ी में पारे के कारण एक कष्टप्रद बीमारी फैली। आई मीन टू से कि कैडमियम का जहर जिस तरीके से, जिसके चलते कई सारी बीमारियां उत्पन्न हुई। आरंभिक इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सूचक के रूप में जापान के सामने आया। फिर 1 by 1 ऐसे बहुत सारे चेंजेज हुए। 1960 की डिकेड्स में मिनीमाता में पारे के जहर फैलने और 1917 की डिकेड्स में जो हवा में प्रदूषण में समस्याएं जन्मी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एयर पॉल्यूशन, वो भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही थी। अब लोगों का दबाव जापानी गवर्नमेंट पे बढ़ने लगा कि जापान को ऐसे रूल्स और रेगुलेशन पास करे जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पे दुष्प्रभाव न पड़े। इस तरह के कोई कानून जापानी पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाए, इसका दबाव बढ़ने लगा। 1980 की डिकेड तक आते आते जो पर्यावरण संबंधित विषय में लोगों की दिलचस्पी घटी, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जापान अपने अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। आई मीन टू से दैट दिस लास्ट लाइन, आई वुड लाइक टू चेंज दैट व्हाट रिगार्डिंग टू लास्ट लाइन, टुडे द डेवलप्ड कंट्री कैन फेस द चैलेंज ऑफ द यूजिंग इट्स पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, द मेंटेनिंग इट्स पोजिशन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड पावर। On that line, I want to say that Japan proved himself as a developed country in the worldwide level. Day by day, we have seen that the technology of Japan that has increased, and I think after Second World War, what changes introduced in Japan, that was a miracle. एक आश्चर्य था, चमत्कार था, उससे ही बड़ा था। और उसके बाद इतना विकास करके जापान अपनी स्थिति को मजबूत किया, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्टेप था। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चाइना। गुड बाय एंड टेक केयर।